हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये वाला कोई नया टॉपिक नहीं है। इससे पहले वाले पार्ट नंबर 11 था आपका, उसमें मैंने आपको स्टार्ट करा दिया था केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपको कैटेगराइज कराया था बेसिकली केमिकल रिएक्शंस को हम किन किन पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। अच्छा, फिर वहां पे मैंने आपको एक चीज भी बताई थी कि जो हमारा सबसे पहला पार्ट था, या मैं बोलूँ जो सबसे पहला सब पार्ट था केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, उसमें आपने रिएक्शंस को देखना था जिसके अंदर क्लीवेज था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड का। किसका क्लीवेज होना था? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड का। तो अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड का क्लीवेज होना था, दैट मीन्स कि वहां से प्रोटॉन बाहर निकलना था, या मैं बोलूं कि वहां से क्या बाहर निकलना था, आपका H+ बाहर निकलना था। और जहां से भी H+ बाहर निकलता है, प्रोटॉन बाहर निकलता है, तो उसको आप क्या बोलते हो कि उसका बिहेवियर कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर। वो क्या होता है? वो एक एसिड होता है। तो इन्हीं बातों को देखते हुए हमने बताया था कि जो कार्बोक्सिल एसिड्स होते हैं दे आर एक्चुअली एसिडिक इन नेचर। कैसे होते हैं? वो एसिडिक इन नेचर में होते हैं, और वो कोई हल्के फुल्के एसिड्स नहीं होते, बल्कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपके होते हैं ऑर्गेनिक वाले। इनऑर्गेनिक वाले से मैंने आपको ये बताया था कि उससे आपको कंपैरिजन नहीं करना है। इनऑर्गेनिक एसिड्स या आप जिनको बोलते हो मिनरल एसिड्स। क्या बोलते हो? मिनरल एसिड्स, लाइक आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। उनसे तो ये कम होते हैं क्योंकि वो ज्यादा एसिडिक होते हैं। बट हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जितने एसिडिक कैरेक्टर वाले पढ़ते हैं अपने मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, तो उनसे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और फिर मैंने आपको एक कंपैरिजन भी बताया था फिनोलिक और कार्बोक्सिल एसिड के बीच में कि कैसे कार्बोक्सिल एसिड एक अच्छा एसिड होता है, किससे भी? फिनोल से भी। ये चीजें हमने देख ली थी। फिर मैं आपको इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी पढ़ाया था कि कैसे कोई ग्रुप लगने से कार्बोक्सिलिक एसिड पे उसकी एसिडिटी बढ़ती है या फिर घटती है, कैसे वो इंक्रीज होती है, कैसे वो डिक्रीज होती है। और इन चीजों को देखते हुए मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि जिसको आप ट्राई करोगे और मेरे को एक ट्रेंड बताओगे इंक्रीजिंग ऑर्डर का एसिडिक कैरेक्टर का। ठीक है, अब पहली बात तो किस किस ने क्वेश्चन ट्राई किया है? क्योंकि आप बहुत सारे लोग ना एंड तक तो जाते ही नहीं, पूरी वीडियो तो देखते ही नहीं है ना, बीच में भी चलो बाद में देख लेंगे। देखो, आप जब भी कोई टॉपिक उठाते हो तो फिर उसको पूरा किया करो, क्योंकि अगर आपने आज सपोज करो कोई चीज पढ़ी, उसकी 2 बातें सीखी, कल आप वो 2 भूल जाओगे, अगली 2 सीख लोगे, तो फिर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो जब भी देखो पूरी वीडियो देखो आप एंड तक, और जितने क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं उनको भी ट्राई करो। ठीक है, चलो अब हम ये अपना क्वेश्चन जो था हमारा, जो मैंने आपको दिया था कि अमंग द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी, सॉरी कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी, कि आपको इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसके? इनकी एसिडिटी के, या मैं बोलूं एसिडिक कैरेक्टर के। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कार्बोक्सिल एसिड्स के ऊपर क्या बताया था कि अगर आपके पास है कार्बोक्सिल एसिड, है ना, ये ले लो, या आप कोई R ग्रुप ले लो, ये भी तो क्या है? कार्बोक्सिल एसिड ही है। ठीक है, तो हमने क्या बात की थी कि अगर हम कार्बोक्सिल एसिड्स के अंदर क्या करेंगे कि कार्बोक्सिल एसिड्स के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो वो एसिडिटी को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अगर हम लगा देते हैं तो ये एसिडिटी को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते थे तो वो हमारी एसिडिटी को डिक्रीज कर देते थे, घटा देते थे। ये चीज हमने देख ली थी, पूरा डिटेल में डिस्कस भी कर ली थी। ठीक है, दोबारा से हम इस चीज को रिपीट नहीं करेंगे। तो इसी के बेसिस पे अब हम एसिडिटी के एक ट्रेंड में हम इनको लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले देखो आपके पास है कार्बन और 3 हाइड्रोजन, यहाँ से सब्स्टिट्यूट होकर आपको क्या मिल रहे हैं? 3 फ्लोरीन्स मिल रहे हैं। कौन मिल रहे हैं? 3 फ्लोरीन्स। यहाँ पे 3 Cl है, आपका 1 हाइड्रोजन है, 2 Cl है, 1 हाइड्रोजन है, सॉरी 1 साइनाइड है, और आपका क्या है? एक CH2 है। एक साइनो ग्रुप है और क्या है? आपका एक CH2 है। मीन्स यहाँ से 1 हाइड्रोजन हटा के इन्होंने क्या लगा दिया है? साइनाइड लगा दिया। क्या लगा दिया? हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे साइनाइड लगा दिया। ठीक है, अब आपको ये देखना है बस यहाँ पे कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर किसका है। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज देखो, इन वालों को आप ऊपर वाले से कंपैरिजन नहीं करोगे, C और D को A से कंपैरिजन नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रखे हैं। कितने हैं? 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे आप देखो सिर्फ 1 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे कितना है आपके पास? 2 हाइड्रोजन। तो पहले कंपैरिजन इसमें और इसमें करो। तो क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोरीन है और यहाँ पे है 3 क्लोरीन, और वो आपको भी पता है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन। मतलब आपके ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा आपका कौन होता है? फ्लोरीन होता है। कौन होता है? फ्लोरीन। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है? 3 फ्लोरीन और 3 क्लोरीन, तो हमें पता है कि फ्लोरीन ज्यादा
क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, इसका जो नेचर है वो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करने वाला, तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इन सब में कौन हो जाएगा, CF3COOH, ये क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं CCl3, क्या हो जाएगा उसके बाद, CCl3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 3 ग्रुप्स लगाए हुए हैं ना, तो क्या हो जाएगा आपका CCl3COOH। ठीक है, उसके बाद देखो आपके पास 2 क्लोरीन्स हैं और क्या है, सिर्फ एक साइनो ग्रुप है। कौन है, एक साइनो ग्रुप है और आपके पास क्या है, 2 क्लोरीन्स है, तो ज्यादा कौन सा होगा, ऑब्वियस ही बात है, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाए हैं, मींस CH Cl2 वाला, और एंड में आपका कौन हो जाएगा, CnCH2COOH। ये हमारा क्या हो जाएगा, लीस्ट एसिडिक इन नेचर, क्या हो जाएगा ये, लीस्ट एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये हमने अरेंज कर दिया इनको किस ट्रेंड में, एसिडिक कैरेक्टर की ट्रेंड में या एसिडिक नेचर की ट्रेंड में, हमने इनको क्या कर दिया है, एक अरेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका और ये है इसका आंसर। ठीक है, अब जिसका ये आया है अच्छी बात है, जिसका नहीं आया तो बाद से एक बार कंसेप्ट रिवाइज करना अपना और फिर इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जो हमें पढ़नी थी, बेसिकली क्या पढ़नी थी, हमें केमिकल रिएक्शंस पढ़नी थी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को हम देखते हैं। अच्छा, केमिकल रिएक्शंस में भी मैंने आपको कैटेगराइज कराए थे, है ना, सब पार्ट्स। तो देखो कैटेगराइज करने का ना एक ही मोटिव होता है कि ताकि हम चीजों को पार्ट्स में तोड़ सके। ठीक है, सब पार्ट्स में, क्योंकि मैं ऐसे ही अगर आपको देखो कोई भी रिएक्शन कराती जाऊं, है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ऐसे ही रिएक्शन करा रही हूँ, कोई कहीं से उठा ली, कोई कहीं से उठा ली। ठीक है, हम एक सीक्वेंस में चलेंगे, पहले हमने कोई बड़ा टॉपिक लिया, उसके सब पार्ट्स किया, फिर एक एक सब पार्ट्स को पढ़ेंगे, तो फिर इजी हो जाता है वो टॉपिक पढ़ना। तो इसीलिए अब हम पढ़ लेते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़नी है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। ठीक है, किसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में सबसे पहले आप मेरे को एक चीज बताओ या आप खुद रिकॉल करो कि जो हमने इनके सब पार्ट्स किए थे वो कौन कौन से किए थे, कैसे किए थे सब पार्ट्स। देखो ऐसे किए थे कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हमने कैटेगराइज कराया था। सबसे पहले हमने वो रिएक्शंस करी थी जिसके अंदर क्लीवेज होना था, किसका, ये OH बॉन्ड का। किसका क्लीवेज होना था, OH बॉन्ड का। फर्स्ट पार्ट ये था। दूसरा था हमारा रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, वो रिएक्शंस जिनके अंदर अब क्लीवेज होएगा किसका, किस कार्बन OH वाले बॉन्ड का। किसको होएगा, इस कार्बन OH वाले बॉन्ड को होएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद में मैंने आपको कुछ रिएक्शंस बताई थी कि रिएक्शन विद अमोनिया, विद थायोनिल क्लोराइड, विद PCl3, PCl5, तो वो सारी रिएक्शंस इसके अंदर ही आ जाएगी, इसी के अंदर हम उसको रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग COOH एज अ होल ग्रुप। अब हम वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें हमारा ये कार्बोक्सिल जो ग्रुप होगा उस पूरे को कंसिडर करेंगे, फिर कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताई थी मिसलेनियस या फिर अदर या फिर मैं बोलूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे फिर हम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमने इसको 4 पार्ट्स में क्या कर दिया है, लिख दिया है, कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, अब देखो क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड्स के अंदर हमें जो बेसिकली रिएक्शंस पढ़नी है वो कौन कौन सी रिएक्शंस हमें पढ़नी है इसके अंदर। इसके अंदर हमें पढ़ना है रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन पढ़ेंगे हम यहाँ पे मेटल के साथ। ठीक है, रिएक्शन हम पढ़ेंगे यहाँ पे विद बेस के साथ, और बेस भी एक बार हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे और क्या लेंगे, वीक बेस लेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और वीक बेस जैसे हमारा कार्बोनेट्स या फिर सोडियम कार्बोनेट्स है। ठीक है, वो क्या है, हमारे वीक बेस है। उसके बाद रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बन एंड OH का बॉन्ड, जब ये वाला बॉन्ड क्लीव करेगा तो हम कौन कौन सी रिएक्शंस को देखेंगे। सबसे पहले जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। इसकी फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम एनहाइड्राइड की। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो पढ़ेंगे एस्टरिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे फिर सेकंड हम यहाँ पे, एस्टरिफिकेशन। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ से एस्टर बनाएंगे। थर्ड जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रिएक्शन विद, रिएक्शंस पढ़ेंगे किस किस के साथ, PCl3 के साथ, PCl5 के साथ, SOCl2 के साथ, जिसको आप बोलते हो थायोनिल क्लोराइड भी। ये रिएक्शंस हमने पहले भी 2 बार पढ़ ली है बट हम आज फिर से पढ़ेंगे।
उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिएक्शन विद अमोनिया। क्या पढ़ेंगे हम? रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, तो जब रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ होल ग्रुप, जब इसको पढ़ेंगे पूरा ग्रुप इसको मान के पढ़ेंगे, तो रिएक्शंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे कौन कौन सी। एक तो यहाँ पे ना रिडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? रिडक्शन। और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? डीकार्बोक्सिलेशन। क्या पढ़ेंगे दूसरा हम यहाँ से? डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन होता है रिमूवल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। CO2 को बाहर निकालने को आप बोलते हो डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही पढ़नी है बेसिकली। और एक वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसका नाम है हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो HVZ। क्या बोलते हो? HVZ। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार तो ये पूछ लेते हैं कि हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन में क्या होता है, फिर कई बार आपसे पूछ लेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है, प्राइमरी कंडीशन क्या है रिएक्शन होने के लिए, कौन कौन से आपने रिएजेंट्स यूज किए। ठीक है, तो रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड से। अब स्टार्ट कर देते हैं कि हम इस OH बॉन्ड को क्या कर देते हैं? क्लीव कर देते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि फिर आप नंबर वाइज रिएक्शंस को पढ़ते चलो और आपको कोई कंफ्यूजन भी ना रहे, है ना। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब वो रिएक्शंस पढ़ेंगे बेसिकली जिसमें हम क्लीवेज करा रहे हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड का। ठीक है, अब इससे पहले ना मैंने आपको एक यूनिट भी पढ़ाई थी, एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। अगर आपको याद है, अगर आप बातों को याद रखते हो, रिवीजन करते हो तो, है ना, वरना आपको याद नहीं रहेगा। तो अगर आपको याद है वो रिएक्शंस, तो वहां पे मैंने आपको ये बताया था, वहां पे भी हमने पढ़ा था बेसिकली कि जब भी आप एल्कोहल्स को रिएक्ट कराते थे किसके साथ में? मेटल्स के साथ में, तो वहां से आपको क्या निकलती थी बाहर? H2 गैस निकलती थी। क्या निकलती थी वहां से बाहर? H2 गैस निकलती थी। यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, कार्बोक्सिल एसिड की रिएक्शन कराएंगे मेटल के साथ, हमें यहाँ पे सोल्ट मिलेगा, साथ में H2 गैस क्या हो जाएगी? आउट। फिर आपने फिनोल्स के केस में भी पढ़ा था कि फिनोल्स को आपने रिएक्शन कराया था विद स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, किसके साथ? विद स्ट्रॉन्ग बेस। और वहां से क्या आउट हुआ था? जो आपने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराया था वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला था। यहाँ पे भी सेम होएगा, बट एक चीज खास क्या है कार्बोक्सिल एसिड में, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहाँ पे रिएक्शन होएगी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साथ वीक बेसिस के साथ भी। जैसे फिनोल्स जो थे वो सिर्फ रिएक्शन देते थे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, लेकिन कार्बोक्सिल एसिड जो अब रिएक्शन देंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साथ वीक बेस के साथ में भी रिएक्शन देंगे। मीन्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस की भी रिएक्शन पढ़ेंगे, वीक बेस की भी रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद मेटल भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था रिएक्शन इन्वॉल्विंग, वो रिएक्शन इसमें हम क्या इन्वॉल्व करते हैं? कार्बन OH वाले बॉन्ड का क्लीवेज, है ना, इस वाले बॉन्ड का क्लीवेज। तो इसके अंदर ना एक पार्ट था एसिडिटी भी, जो मैंने आपको उससे पहले वाले पार्ट में पूरा कंप्लीट कराया था एक्चुअली में डिटेल में एसिडिटी को। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं, करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो अब हमें करना है रिएक्शन विद मेटल्स। तो कार्बोक्सिल एसिड को अब हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ में? मेटल के साथ में। तो अगर मैं एक जनरल एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे RC डबल बॉन्ड OH, ये मैंने क्या ले लिया है? एक जनरल कार्बोक्सिल ग्रुप ले लिया है, जिसमें R हमारे पास क्या है? एक एल्काइल ग्रुप है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ किसी भी एक्टिव मेटल के साथ में, एक्टिव मेटल आपको सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या होते हैं? एक्टिव मेटल्स होते हैं। तो जैसे एल्कोहल्स एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके आपको सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को लिबरेट आउट करता था, ऐसे ही कार्बोक्सिल ग्रुप, क्या मैं बोलूं, कार्बोक्सिल एसिड जब एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो ये हमें यहाँ से क्या देता है? सोडियम सोल्ट देता है, किसका? कार्बोक्सिलेट आयन का। ठीक है, मैं बोलूं कि सोडियम सोल्ट देता है किसका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और साथ में यहाँ से लिबरेशन होती है किसकी? हाइड्रोजन गैस की। ठीक है, तो उसके लिए आपको 2 मोल्स इसके लेने पड़ेंगे और 2 मोल्स आपको इसके लेने पड़ेंगे, सोडियम के लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया? कार्बोक्सिल ग्रुप की जब रिएक्शन कराई सोडियम मेटल के साथ में, तो हमें यहाँ से सोल्ट मिला और साथ में क्या मिल जाता है? हाइड्रोजन गैस हो जाती है आपकी लिबरेट आउट। अब ये रिएक्शन देखो हुई कैसे होगी। बेसिकली हम वो रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है ना। तो ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा यहाँ से H+ तो बाहर निकलेंगे। ठीक है, और कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। तो यहाँ पे जो O नेगेटिव आएगा, O नेगेटिव के साथ बॉन्डिंग कर लेगा कौन? सोडियम। क्यों? क्योंकि सोडियम एक मेटल है। कौन से ग्रुप का है? ग्रुप नंबर 1 का,
ग्रुप नंबर 1 में होता है ना लीना, क्यूबियस, फ्रेंडशिप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब होते हैं। तो ये आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, इसीलिए सोडियम क्या करेगा, इसके साथ में बॉन्डिंग करके आपको एक सोल्ट दे देगा, प्लस हमें वहां से क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अब जैसे अगर आपको रिएक्शन ध्यान होगी, जब हमने फिनोल चैप्टर किया था तब एक चीज पढ़ी थी कि ऐसे ही फिनोल्स क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करके हमें वाटर का मॉलिक्यूल आउट करते हैं। क्या करते हैं, अगर उसके लिए भी ना मैं एक जनरल एग्जांपल ले लेती हूँ। देखो इसके लिए भी जनरल एग्जांपल ले लेती हूँ। मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब वो यहाँ पे रिएक्शन करेगा तो अगर मैं देखो ऐसे लिख दूं NaOH, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा वाटर का मॉलिक्यूल आउट हो जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल आउट हो जाएगा तो फिर से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सोडियम सोल्ट मिलेगा, कार्बोक्सिल एसिड का क्या मिलेगा, सोडियम सोल्ट मिलेगा, और साथ में आपको मिलेगा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आउट। क्या मिलेगा यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका आउट हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन हमने देखी। अब ये चीज तो चलो नॉर्मल है ना, कि आप बोलोगे अल्कोहल्स की रिएक्शन तो भाई हमने पढ़ी है पहले, फिनोल्स की भी आपने पढ़ रखी है, मैंने पढ़ाई थी, मुझे याद है। बट कार्बोक्सिल एसिड क्या करते हैं, ये मेटल के साथ भी रिएक्शन देते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी रिएक्शन देते हैं, और साथ साथ में ये रिएक्शन देते हैं वीक बेस के साथ भी। इसके साथ भी, वीक बेस के साथ भी, जैसे आपके कार्बोनेट्स हो गए, ये क्या हो जाते हैं, आपके बाइकार्बोनेट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके साथ भी क्या दे देते हैं, रिएक्शन दे देते हैं। तो उसके लिए भी अगर मैं आपको जनरल रिएक्शन दिखाऊं तो रिएक्शन देने के साथ साथ सोल्ट बनाएंगे, साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी आउट होगा और आपका CO2 भी आउट होगा। अब देखो कैसे, तो 2RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे आप 2 ना लो, है ना, ये ऐसे भी रिएक्शन हो रही है। मीन्स अगर आप देखो 2 लोगे तो फिर आप रिएक्शन को बैलेंस भी करोगे, बट यहाँ पे तो जरूरत थी क्योंकि H2 निकालना था, यहाँ पे सीधा वाटर है, तो आप सिंपल ऐसे रिएक्शन करा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कार्बोक्सिल एसिड लिया, साथ में या तो आप Na2CO3 ले लो या आप NaHCO3 ले लो, जो कि दोनों ही आपके क्या है जी, ये वीक बेस है। क्या है, ये वीक बेस है। ठीक है, तो जब आप इनकी रिएक्शन कराते हो तो होता क्या है, देखो यहाँ से फिर से हमें यहाँ से सोडियम का सोल्ट मिलता है, प्लस CO2 मिलता है, प्लस आपको मिलता है वाटर मॉलिक्यूल आउट। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कार्बोक्सिल एसिड जब रिएक्शन देता है मेटल के साथ में, वहां से मिलता है हमें हाइड्रोजन गैस। कार्बोक्सिल एसिड जब रिएक्शन देता है इसके साथ में स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, वहां से मिलता है वाटर मॉलिक्यूल आउट। जब वो रिएक्शन देता है वीक बेस के साथ में तो वहां से CO2 प्लस क्या मिलता है, हमें वाटर मॉलिक्यूल आउट मिलता है। तो ये थी हमारी रिएक्शंस विद मेटल, और किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम करा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो मेन चीज है देखने वाली है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में जब आप रिएक्शन कराते हो कार्बोक्सिल एसिड की किसी वीक बेस के साथ, तो वहां से जो CO2 मॉलिक्यूल निकलता है बाहर, वो CO2 मॉलिक्यूल किसका पार्ट होता है, मींस वो CO2 मॉलिक्यूल कहाँ से निकलता है। और हम तो होते हैं बड़े जल्दबाज, है ना, हम देख के कार्बोक्सिल ग्रुप सोचते हैं भाई यहाँ से निकल गया CO2, पर ऐसी गलती नहीं करनी, CO2 यहाँ से नहीं निकलता। मीन्स जो हमारे यहाँ से CO2 का लिबरेशन होता है वो कार्बोक्सिल ग्रुप का पार्ट नहीं होता, वो कार्बोक्सिल एसिड का पार्ट नहीं होता। फिर वो पार्ट किसका होता है, वो अभी हम एक रिएक्शन से देख लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम अभी एक रिएक्शन से देख लेते हैं कि यहाँ से जो CO2 निकलता है बेसिकली वो पार्ट ही नहीं होता कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो CO2 का लिबरेशन होता है जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हो, किसके साथ में रिएक्शन कराते हो आप, वीक बेस के साथ, तो पूछते हैं कि जो आपका निकलता है ना वहां से CO2, ठीक है, वो कौन सा CO2 होता है, मीन्स वो कहां से निकलता है, किसका वो पार्ट होता है। तो देखो उसको हम अब समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, अभी आपको ना रिएक्शन दिखाती हूँ। करना क्या है यहाँ पे हमें कि मैं ले लेती हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, साथ में मैंने यहाँ पे ले लिया है NaHCO3 जो कि एक वीक बेस है। ठीक है, तो अब NaHCO3 को आप कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, Na पॉजिटिव O नेगेटिव, Na पॉजिटिव O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O OH। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से, सोडियम का सोडियम, एक कार्बन, ये रहा एक कार्बन, एक दो तीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिख दिया, हमने मेकअप कर दिया उसका। ठीक है, तो RC डबल बॉन्ड OH प्लस आपका क्या है जी, ये वीक बेस है। ठीक है,
अब देखो बेस का काम क्या होता है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपने ये चीज तो कभी सुनी होगी कि बेस क्या होते हैं। बेस वो होते हैं जो हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये भी छोड़ेगा, ये भी इसको ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा, है ना। तो जब ये इसको ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा? HO C डबल बॉन्ड O OH और प्लस ये आपका साथ आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O ONA, ठीक है। और ये जो होता है ये क्या होता है? H2CO3, जिसको आप बोलते हो कार्बोनिक एसिड। तो क्या है ये है कार्बोनिक एसिड। तो क्या है ये? कार्बोनिक एसिड। अब यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं, देखो कैसे होती है। HO C डबल बॉन्ड O OH, होता कुछ नहीं, सिर्फ बॉन्ड्स की शिफ्टिंग होती है। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देता है और जी ये देता है यहाँ पे। तो जब ये यहाँ पे देगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, है ना। H प्लस निकला, यहाँ से OH माइनस निकला, तो H प्लस और OH माइनस ने मिलकर क्या बना दिया? वाटर मॉलिक्यूल। क्या बना दिया? वाटर मॉलिक्यूल। तभी बोलते हैं कि वीक बेस के साथ में सोल्ट तो बनता है, साथ में ऐसे CO2 और आपका वाटर बनता है, ठीक है। तो अब पता चला CO2 किसका पार्ट है? CO2 पार्ट है कार्बोनिक एसिड का। किसका पार्ट है CO2? कार्बोनिक एसिड का। ये हम बोल सकते हैं कि CO2 हमारा लिबरेट आउट होता है कार्बोनिक एसिड से, जो बेसिकली कैसे बनता है? जब हमारा वीक बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, किससे? कार्बोक्सिल एसिड से, ठीक है। तो ये थी हमारी रिएक्शन विद मेटल्स। क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि CO2 निकलता कैसे है, तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इस पे स्टार वगैरह जो लगाने हैं लगा लेना, ताकि आपको ये क्वेश्चन याद रहे। इसके बाद अब जो हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं वो हमारी वो रिएक्शन होगी जिसमें बेसिकली हम कार्बन से OH के बॉन्ड को तोड़ेंगे, जिससे हम क्या करेंगे? कार्बन से OH के बॉन्ड को ब्रेक आउट करेंगे, ठीक है। तो अब हम कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड OH बॉन्ड। तो अब हम वो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जिसमें हम क्लीवेज कराएंगे कार्बन से किसका? OH बॉन्ड का, ठीक है। तो अब हम क्या कराएंगे? देखो इस OH बॉन्ड को यहां से ब्रेक कराएंगे और ये है हमारी सेकेंड टाइप की रिएक्शन, है ना। तो जब हम कार्बन से OH के बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, जैसे कौन कौन सी में है आपके पास? फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड सबसे पहले। दूसरा है आपके पास एस्टरिफिकेशन, या मैं बोलूं आप यहाँ पे से एस्टर बनाओगे। तीसरा आप फिर रिएक्शन करोगे विद PCl3 PCl5 SO2 के SOCl2 के साथ में, थायरमल क्लोराइड के साथ में, है ना। एंड फोर्थ आप रिएक्शन कराओगे विद अमोनिया। क्या कराओगे आप? रिएक्शन विद अमोनिया। तो ये सारे हम सब पार्ट्स देखेंगे जब हम क्लीवेज कराएंगे कार्बन से इसका OH बॉन्ड का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी फर्स्ट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। क्या देख लेते हैं हम? यहाँ से फॉर्मेशन देख लेते हैं हम किसकी? एनहाइड्राइड की। किसकी फॉर्मेशन हम देख लेते हैं? एनहाइड्राइड की, ठीक है। तो एनहाइड्राइड को बनाने के लिए हम क्या लेंगे? यहाँ पे 2 मोल्स लेंगे एथेनोइक एसिड के, उसकी रिएक्शन कराएंगे H2SO4 या P2O5 के साथ। अच्छा, H2SO4 और P2O5 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि H2SO4 या P2O5 आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का मतलब होता है कि वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देते हैं? आउट कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखोगे जहां पे P2O5 आएगा या आपका H2SO4 आएगा तो वो वाटर को क्या कर देगा? आउट कर देगा, ठीक है। और फिर हमें एक क्या दे देगा? प्रोडक्ट दे देगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो जब हमने 2 मोल्स लिए हैं किसके? यहाँ पे एथेनोइक एसिड के। किसके 2 मोल्स लेने वाले हैं हम? एथेनोइक एसिड के। लिखते हैं, देखो CH3C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। दूसरा भी अगर मैं लिखती हूँ C डबल बॉन्ड O आपका OH CH3। ये क्या लिए मैंने? 2 मोल्स लिए हैं किसके? एथेनोइक एसिड के। किसके लिए हैं? एथेनोइक एसिड के। और इसकी रिएक्शन फिर हम कराते हैं किसके साथ में? रिएक्शन हम कराते हैं या तो देखो आप H2SO4 ले लो या आप P2O5 ले लो, वो है आपकी श्रद्धा। क्योंकि दोनों ही आपके क्या होते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या होते हैं दोनों? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप, अगर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल ये H2O अगर ये यहाँ से बाहर हो जाता है तो यहाँ पे देखो आप किसकी फॉर्मेशन होगी? लिखो CH3C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे क्या बचा? अब एक ही ऑक्सीजन बचा, है ना, जो किससे लिंकेज है? फर्दर इस कार्बन से, जिसके पास है CH3 डबल बॉन्ड O। और ये क्या है? ये है हमारा एनहाइड्राइड। क्या है ये?
एनहाइड्राइड है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, एनहाइड्राइड। ठीक, तो ये बन गया हमारा यहाँ से एक, हमें क्या मिलता है, एक एनहाइड्राइड ग्रुप मिलता है। तो कैसे मिला एनहाइड्राइड ग्रुप, जब हमने कार्बोक्सिल एसिड को हीट करा दिया किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ में, तो वहां से फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, एनहाइड्राइड की। ये थी हमारी फर्स्ट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, जो कि होती है कंप्लीट। इसके बाद में हम अब सेकंड करने वाले हैं एस्टरिफिकेशन। क्या करने वाले हैं सेकंड रिएक्शन हम, एस्टरिफिकेशन। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन अगर आपको याद है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी ना एल्कोहल्स वाले चैप्टर में, है ना। तो अगर आपको याद है, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होते हैं कि जब भी आप कार्बोक्सिल एसिड की रिएक्शन कराते हो एल्कोहल्स के साथ में, किसके प्रेजेंस में, किसी भी एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो वहां से आपको क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। वहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एस्टर की। अब अगर हम बी रिएक्शन करने लगे हैं, जो कि बेसिकली आपकी क्या है, एस्टरिफिकेशन है। क्या है ये बी वाली रिएक्शन हमारी, एस्टरिफिकेशन। और एस्टरिफिकेशन में होता क्या है कि जब हम कार्बोक्सिल ग्रुप की रिएक्शन कराते हैं एल्कोहल के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, वहां से बेसिकली आपको प्रोटोन ही मिलेगा, H+ ही मिलेगा। तो वहां से होता क्या है कि वहां से आपको एस्टर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एस्टर। कैसे मिलता है, देखो RC डबल बॉन्ड OR- प्लस का वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है हमारा, यहाँ से आउट क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हो जाता है आउट। कैसे हुआ, देखो एक हाइड्रोजन ये गया, है ना, और ये आपका क्या गया, OH गया, ये वाटर मॉलिक्यूल गया RCOOR-, ये आपका यहाँ से बन जाता है कौन, एस्टर। तो इसको आप बोलते हो एस्टरिफिकेशन। बट आप बोलोगे मजा नहीं आया, है ना, हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। आपको पल्ले नहीं पड़ा, इसलिए अब मैं आपको इस वाले रिएक्शन का कराती हूँ मैकेनिज्म, क्योंकि देखो रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, और ये रिएक्शन हमारी 12th क्लास वाले सिलेबस में ना 3 से 4 बार रिपीट हो रही है। तो जब रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसका मैकेनिज्म भी अब सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन पहले आप नोट डाउन कर लो कि हमने क्या किया। जब हमने एल्कोहल की रिएक्शन कराई किसके साथ में, कार्बोक्सिल एसिड के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड कैटलिस्ट, तो हमें वहां से क्या मिलता है, एस्टर मिलता है। एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है, और इसी रिएक्शन को बोला जाता है एस्टरिफिकेशन। तो अब अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझने लगे, क्या करें अब हम, अगर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझने लगे एस्टरिफिकेशन का, तो देखो होता क्या है कि ये रिएक्शन ना आपकी 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। रिएक्शन कैसे होती है, ये 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है ना। कैसे होती है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे प्रोटोनेशन होता है, किसका, कार्बोनिल कार्बन का। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसको हमें क्या कराना है, प्रोटोनेशन कराना है। अब बोलोगे प्रोटोन कहाँ से आया, अभी तो हमने बोला कि हमने एसिड कैटलिस्ट लिया जिसके अंदर प्रोटॉन्स है, तो प्रोटोन तो वहां से आ जाएगा, बट कैसे होगा प्रोटोनेशन वो देखते हैं। तो उसके लिए हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है कार्बोक्सिल एसिड, ये है देखो आपका कार्बोक्सिल एसिड है। ठीक है, साथ में आपके पास क्या है, यहाँ पे प्रोटोन है H+, और साथ में ऑक्सीजन भी है, जिसके पास कितने हैं, 2 लोन पेयर्स हैं। यहाँ पे प्रोटोन है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो सोने पे सुहागा है ना, तो ये जो लोन पेयर है अपना क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, H+ को कर देगा ना। या मैं क्या बोलूं कि यहाँ से प्रोटोन को क्या कर लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोटोन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो जिसके कारण यहाँ से जो फॉर्मेशन होगी वो होगी RC डबल बॉन्ड OH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और आपका OH। ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन क्या है, ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन अपने ऊपर कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि उसके ऊपर क्या आए, पॉजिटिव चार्ज आए, क्योंकि ऑक्सीजन पहले से ही गरीब है, ऊपर से आप इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी लेके आ गई, है ना, तो ये तो मरने वाली हालत में हो गया। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता है। तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो आप बोलो हम क्या करें, तो आपको करना कुछ नहीं है, करना इतना है कि ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक करा दो, मतलब आप इस वाले बॉन्ड के सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करा दो किसके साथ, OH के पास। क्यों, ताकि ऑक्सीजन के ऊपर से प्लस चार्ज हट जाए। अच्छा, ऑक्सीजन की तो हुई बला खत्म, बट अब कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, अब पॉजिटिव चार्ज आया ना, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, प्रोटोनेशन हुआ कार्बोनिल ग्रुप का। अब सेकंड स्टेप क्या होती है, सेकंड स्टेप में अटैक होता है बाय न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे अटैक करता है हमारा न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव करेगा, यहाँ पे एल्कोहल करेगा।
कौन करेगा, एल्कोहल, जो कि क्या था हमारा R-OH। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पे R-OH है ना, और ये क्या करता है, अटैक करता है, तो होएगा क्या, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ही है ना लोन पेयर, बिहेव करेगा एज न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा इस पर्टिकुलर कार्बन पे, और आपको यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा, R-C, यहाँ पे ये OH आप ऐसे लिख दो, ये ऐसे लिख दो, ऑक्सीजन, इससे लगा एक हाइड्रोजन, एक R-, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। इतनी चीज आई आपको समझ, इतना कर लिया, अब कुछ नहीं रहता। अब हमें यहाँ से क्या कराना है, प्रोटॉन को ट्रांसफर कराना है। क्या कराना है, प्रोटॉन को ट्रांसफर। तो यहाँ से हम इस H पॉजिटिव को निकालेंगे। ठीक है, क्या निकाल करेंगे, इस H पॉजिटिव को निकालेंगे, सामने ऑक्सीजन है, उसके पास लोन पेयर है, और वो उसको अपने लोन पेयर क्या कर देगा, फिर से डोनेट कर देगा, जिसके चलते आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, R-C, यहाँ पे OH। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, R-O-, और यहाँ पे क्या आया, OH2 पॉजिटिव। क्या आया है, OH2 पॉजिटिव। तब अगर OH2 पॉजिटिव आया, एक बात ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी बात अगर ये यहाँ से निकल जाता है तो ये क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्या होता है ये, अच्छा एक लिविंग ग्रुप है, तो बड़े आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। ये जब यहाँ से निकल जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं क्योंकि नीचे ज्यादा गिच पिच हो रही है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने प्रोटोनेशन किया था, है ना, सेकंड स्टेप में आपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया, थर्ड स्टेप में आपने क्या किया है, प्रोटोनेशन। बेसिकली देखो ये वाला है थर्ड स्टेप, ये क्या है हमारा थर्ड स्टेप। ठीक है, जिसमें हम क्या करा रहे हैं, प्रोटोन का ट्रांसफर करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, प्रोटोन का ट्रांसफर करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखो इतना मिलता है, अगर हम लिखे R-C-OH था, है ना, इस चीज को अगर यहाँ पे लिखे, यहाँ पे OR-, तो जब इसने अपना हाइड्रोजन दिया, प्रोटोन दिया, तो इसने उसको ले लिया और क्या बना दिया था, R-C-OH, OR- और H2O पॉजिटिव। ये यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपके पास क्या मिलता है, R-C, यहाँ पे क्या है, OH, और यहाँ पे आपके पास क्या है, OR-। ठीक है, कितना समझ आया हमें। तो अब कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला, नेगेटिव लेके तो कार्बन पे क्या छोड़ेगा, पॉजिटिव ही छोड़ेगा ना। तो अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो होता क्या है कि फिर से ये वाला बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे शिफ्ट, और आपको मिल जाएगा R-C-O-OR-। तो जो कि आपका क्या होता है, एस्टर, जो कि क्या होता है, एस्टर। तो ये किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एस्टर की। ये हमने मैकेनिज्म देखा है किसके लिए, एस्टरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल, कैसे भी कर। सबसे पहले हमने प्रोटोनेशन कराया कार्बोनिल ग्रुप का, हुआ, उसके बाद फिर हमने क्या कराया, न्यूक्लियोफाइल को उसके ऊपर अटैक कराया। ठीक है, फिर हमने न्यूक्लियोफाइल को उसके ऊपर अटैक कराया। ये था हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने प्रोटोन का ट्रांसफर कराया और रिमूवल कराया है वाटर के मॉलिक्यूल का। किसका, ये देखो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, और साथ साथ आपका प्रोटोन क्या हुआ है, ट्रांसफर। तो थर्ड और फाइनल स्टेप में प्रोटोन ट्रांसफर होगा और रिमूवल होगा वाटर मॉलिक्यूल। तो ऐसे आपका बन जाता है कौन, एस्टर। तो ऐसे फॉर्मेशन हो जाती है एस्टर की, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है एस्टरिफिकेशन।